दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शिक्षक अक्सर अपने स्टूडेंट्स को वो टेस्ट करता रहता है, लेकिन जब विदाई के करीब होता है तो वो अपनी लेगेसी को भी परखना चाहता है, क्योंकि पता नहीं कब मुलाकात हो या न हो और उसने क्या पढ़ाया क्या नहीं, तो विदाई के समय उसका टेस्ट हो रहा होता है। तो इसी संदर्भ में हमको भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अभी रिटायर हो रहे हैं, मतलब उनकी लेगेसी को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जैसा कि अपने चाइल्डहुड में बताया कि उनको एक सब कुछ बहुत ही समृद्ध घर और उनके पिताजी स्वयं एक लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस थे, उसके बावजूद भी उनको एक डिसिप्लिनरी लाइफ पे फोर्स उनके पिताजी ने नहीं किया, बल्कि उनको फ्रीडम इतनी दी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। तो ये फ्रीडम, ये एक्सपीरियंसेस, ये फ़िलॉसफी जो है ना, उनके जजमेंट्स में भी आप देख सकते हैं। जब आप सबसे बड़ी कोर्ट में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में होते हैं और नॉर्मल रूटीन मैटर भी ऊपर चढ़ के जब कोर्ट्स में जाते हैं, तो आपके डिसीजंस जो होते हैं ना, ज़्यादातर इंडिकेटिव होते हैं। बहुत चीज़ें नीचे वाले को फॉलो करनी पे वो छोड़ देते हैं। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। कई बार उन्होंने बोला, कई जगह बोला, बहुत जगह उन्होंने बहुत ही गंभीर केसेस में बेल भी दिए, जहां स्टेट कहीं ना कहीं बहुत तरह से हावी हो गया था, चाहे एक ही बात हो, चाहे जेट की बात हो। लेकिन जो भी फॉलो चीज़ें मैकेनिज़्म एक्चुअली में नीचे जो से होनी है, तो उन पे भी छोड़ा चीज़ों को जाता है। एक शिक्षक छोड़ता है, ये फिलॉसफी छलकती है। तो वहीं महाराष्ट्र के जजमेंट में 11 में से 9 कांटों पे जब इलीगलिटी उन्होंने बताई, सब कुछ किया, तो वहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट फैसेट ये भी था कि उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया था, और जो ज़रूरी भी था उन बस्तियों में जितना टर्मोइल था, जिस हिसाब से कुछ लेजिस्लेचर इधर उधर सब हो रहे थे। मेन जो मुद्दा था, जिसकी उस सुनवाई में जो लीडिंग जो लॉयर्स थे ठाकरे साहब की तरफ से, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, उनके बहुत सारे पॉइंट्सों से सहमत हुए और शेड्यूल 10 को फिर से प्राइमेसी कहीं ना कहीं मिली। पार्टी को, सिस्टम को प्राइमेसी मिली लेजिस्लेटिव पार्टी के ऊपर, और जो वास्तव में होती है। तो और जजमेंट के बाद उद्धव ठाकरे जी काफ़ी संतुष्ट भी दिखे थे। अब जो फैसले थे, जो डिसीजंस थे, प्रक्रियाओं पे लाजमी था छोड़ना। स्पीकर साहब का उसमें जिक्र था, स्पीकर साहब को अल्टीमेटली सदन में निर्णय लेना था महाराष्ट्र में। तो वहाँ लेट लतीफ़ी हुई या परिस्थितियाँ क्या किस तरह से हुई, कुछ चीज़ें उनमें भी छोड़नी चाहिए। और डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली टेस्ट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी ये भी है कि मान लीजिए अगर रीस्टेब्लिशमेंट हो भी जाता सत्ता का, तो फिर अगर जिस हिसाब का टर्मोइल था, जब तक मोरल करेक्टनेस नहीं है, तो फिर आप कितने दिन होता सब कुछ। शायद इसी को भाप लिया था उद्धव ठाकरे जी साहब ने, और सही समय पर इस्तीफा मोरलिटी के नाते उन्होंने दे दिया था। स्टिक लीगलिटी पे नहीं गए, लेकिन वो 9 काउंट, अब तो इलेक्शन है, अब राउत साहब जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अब उसका वक्त जनता का फैसला है, वो आने दीजिए। इस एस्पेक्ट्स में हम इस जजमेंट्स को देखना चाहेंगे। आज मैं सीधा मुख्य जजमेंट्स में बोलूँगा, जहाँ पर क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म है और जहाँ पर बात होनी चाहिए। आते हैं फिर अब सीधे हम अयोध्या जजमेंट पर। इतिहास जो है, भारत का इतिहास 1857 या उसके बाद नहीं है, और बहुत पहले से है। और यहाँ के इस्लामिक कल्चर तो 7वीं शताब्दी में, और जो क्रिश्चियनिटी आई आपकी शुरू के एडी में, हमारे सिस्टम बुद्धिज़्म उससे भी पहले जाते हैं, वैदिक संस्कृति इत्यादि सबसे पुरानी सभ्यताओं में हम हैं। और हमें गर्व है कि जो हमारा हिंदुइज़्म है, वो सबको उसने यहाँ जगह दी। कोई ईरान से भी आए, किनको कहीं पनाह नहीं मिली, तो कहीं इस्लाम से लेकर क्रिश्चियनिटी सबको यहाँ पे जगह दी, और अपने हिसाब से भी उनको डिफ़ाइन किया। उनमें डाइवर्सिटी लाई। सूफीज़िज्म बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भक्ति मूवमेंट के साथ था। तो हिस्टोरिकल नॉलेज और पढ़ाई, और ये प्रोफेसर साहब की इसमें कोई शक नहीं थी, डॉक्टरेट की डिग्री विषय में ही नहीं, और भी बहुत चीज़ों पर रिसर्च और साथ में कंटिन्यूटी ही चलती है। तो बेसिकली जो आपको ज़मीन का या कोर्ट के सामने आता है, ज़मीन का मुद्दा था लॉ के नज़र से, तो बेसिकली एक दूसरा मुद्दा जो वहाँ पे उभरता था
वो फेथ का था। आप फेथ को असलियत में वास्तव में आप चाहे जो भी करिए, फेथ के मुद्दे को आप कोर्ट के समक्ष ले गए थे, लेकिन फेथ में भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, वहाँ पे भी राइट टू वर्शिप और ये सब संविधान में हमारे राइट्स और राइट टू रिलीजन ये सब चीज़ें निहित हैं। और जैसे माइनॉरिटी के लिए स्पेशल राइट्स है कि हर एक मेजॉरिटी को अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखना चाहिए, और जैसा कि अक्सर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति सिंपैथी हम रखते हैं और बोलते भी हैं, तो अपने देश में भी माइनॉरिटी को ये प्रोटेक्शन इसीलिए दी भी गई है। इससे रिलेटेड है कि एएमयू का जजमेंट अभी है, आते हैं उस पर भी आते हैं। तो ज़मीन का ही अगर मान लीजिए स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में है, तो ज़मीन का मुद्दा चूँकि चाहे अनचाहे वो इल्लीगल था, गलत था, ढांचा हटा, लेकिन एक नीचे भी एक ढांचा और भी सदियों पुराना 13वीं शताब्दी पूर्व बताया जाता है। ऐसा है कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली वो क्या था ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फेथ वहाँ पे पूजा इत्यादि थी। और मॉस्क में भी जब बना वो तो 1857 के बाद उसके भी सबूत मिलते हैं। तो कानूनी लहजे में कहें तो ज़मीन का मुद्दा सॉल्व भी हुआ, और एक ज़मीन क्या बोलते हैं मस्जिद के लिए कोर्ट ने दी भी, जो उनका राइट था। और उस कोर्ट में साफ साफ बोला भी कि मंदिर को डिस्टर्ब या हटाकर मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये सबसे बड़ा जो मतलब एक सम्मान की बात है वो है। और हिस्ट्री और कल्चर को ही देखिए, जब भी कोई भी शासक यहाँ पे आए और लंबे समय तक जो रहे, उन्होंने यहाँ से सिस्टम से सामंजस्य बताया। वो बात अलग है जो प्रमुख पिलग्रिमेज के प्लेसेस हैं जहाँ बहुत सारे लोग जाते थे नेटिव, तो वहाँ पे अपनी भी छाप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन डिस्टरबेंस और इस तरह का विध्वंसक जो प्रमुख शासक उनकी बात बोलते हैं। कहीं हिस्ट्री में विध्वंस भी देखे जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों शासक तोड़ देते हैं, तो उसका जैसा कि रोमिला थाकर जी ने पास्ट एज प्रेजेंट अपनी बुक में कहा कि वहाँ जो उसके सारे पॉलिटिक्स होती थी राज्य के विरुद्ध, तो निशाने पे वो चीज़ें हुआ करती थी, ना कि कोई आस्था, ना ये सब चीज़ें आस्था पे कोई जो महान शासक हैं वो वार किया करते थे। हर शासक भी महान नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखिए। एक ही कुल में हर शासन के अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। तो उन जजमेंट में हमको अयोध्या के जजमेंट में भी ये समझना चाहिए कि 1857 या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से ही चीज़ें नहीं चालू होती, पहले भी है। और बहुत से फंडामेंटल राइट जैसा कि और बहुत से अधिकार रेट्रोस्पेक्टिव भी आप समझ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन भी हुआ। जी हाँ, सीधा आइए अब एकदम जोड़ते हुए कॉन्ट्रास्ट में एएमयू का जजमेंट। एएमयू की हिस्ट्री हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से ही नहीं, या जब से एक्ट पास्ट हो गया उसके पास से भी नहीं, आज़ादी के पूर्व 1920 के एक्ट से भी नहीं। चंचू साहब ने ठीक वही फिलॉसफी आप देखते हैं। और एक शिक्षक जानता है कि एक संस्थान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं, कितना एफर्ट होता है। तो जब बहुत जगह आपने देखा कि धवन साहब से या सिब्बल साहब से 370 में डिसएग्री या नहीं लिए, लेकिन आप एएमयू के जजमेंट में देख सकते हैं कि धवन साहब और सिब्बल साहब से कहीं ना कहीं चीज़ें उस हिसाब से जाती ही दिखी। और वास्तव में जो लेटर्स हैं, जो एफर्ट्स है, किसने एस्टेब्लिश, कितने प्रयास, फंड इत्यादि, ज़मीन इत्यादि, ये सब चीज़ें जो इंडीशिया के क्राइटेरिया में आई, डॉक्टर धवन और सिब्बल साहब से, और उस हिस्ट्री को भी रखा। जिस हिस्ट्री की बात कपिल सिब्बल साहब 370 में कर रहे थे, जूनागढ़ और हैदराबाद का एग्जाम्पल लेते हुए कि दोनों में जो हिंदू बहुमत में थे और शासक मुस्लिम थे वो थे, तो वहाँ पर उन्होंने डिसीजन कहाँ हुआ, डिसीजन वो पाकिस्तान चाहता था कि हम इसके बदले कश्मीर, जहाँ प्रजा मुस्लिम है और शासक हिंदू हैं, तो वो ट्रेड ऑफ हो जाए। लेकिन ये नेहरू जी और पटेल जी का आपसी विजडम था। और उस समय जो वाइस रॉय हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने बहुत ही कॉन्शियस और इस तरीके से इस चीज़ों को, पाकिस्तान की ट्रिक को समझ लिया था और उस ट्रैप में वो नहीं पड़े। मेन चीज़ थी प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी। और लोगों ने जब कव्वालियों ने जब अतिक्रमण किया, एग्रेशन किया धर्म के नाम पे इत्यादि पे, और तब भी नेहरू जल्दी आए नहीं, जब तक कि एक समझौता, सब कुछ एसेशन का इंस्ट्रूमेंट का साइन नहीं हो गया। और जो भी शेख अब्दुल्ला के
साहब थे, उनको निकाला प्रिजन से, और जमहूरियत के साथ उसमें डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस वहाँ पर रखी गई। निसंदेह बहुत सारे फीचर, जब जैसा कि धवन साहब बोल रहे थे उसमें बहस के दौरान कि कुछ अलग फीचर, स्पेशल फीचर्स जो वहाँ पे थे उनके जम्मू कश्मीर के उसमें, लेकिन जब सॉवरेंटी की बात आती है तो वास्तव में प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर को किसने दी? उसकी आज़ादी को प्रोटेक्शन भारत ने ही दी, और ये मानते हुए ये विजन नहीं रखा कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है और क्या बोलते हैं तो वो उधर पाकिस्तान, वहाँ पे जमहूरियत को दिया गया, उनकी मंशा को लिया गया, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो सॉवरेंटी जो था वो इंडिया का ही था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत की थी, उसी के साथ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने बहुत चीज़ें अपनाई। तो जहाँ तक सॉवरेंटी की बात आती है ओवरऑल जो, और फिर उसी के साथ जब इतना इंडिया ने किया और आपने विश्वास जताया, तो 370 देते समय या उसके ड्राफ्टिंग के समय भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जम्मू कश्मीर ने अपना वो बोला भी, लेकिन अल्टीमेट सॉवरेंटी, अल्टीमेट जो चीज़ें थी वो भारत के संविधान के साथ और प्रेसिडेंट के दायरे में ही वो आती थी। इस तथ्य को, इस प्रैक्टिकलिटी को आप नकार नहीं सकते हैं। निसंदेह कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से नहीं उत्पन्न की जा सकती है, फिर से उसकी पावर्स नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत इस पूरे जो इसके विजडम और अलग अलग सरकारों का जो विजडम होता है ना, वो शक्तियाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट में वो माइंड में क्रिएट होती हैं, उनकी बहसों में क्रिएट होती हैं। लेकिन ये एक रेयर अपवाद और इंटीग्रिटी, सॉवरेटी जो फैक्ट था, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रूटीन नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर सिब्बल साहब से और क्या बोलते हैं फ़र्क भी करता हूँ और उनके तरफ भी, लेकिन ये जर्मनी की तरफ से या पाकिस्तान में एक्ट ऑफ नेसेसिटी, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इत्यादि को आप रूटीन वे में नहीं ला सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जजमेंट 370 का था जो हमारे संविधान में है, भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सॉवरेंटी को अपहोल्ड करना। तो चंद्रचूड़ जी की फ़िलासफ़ी को हम वहाँ समझ सकते हैं। और इतिहास जो है जूनागढ़ और हैदराबाद या 1957 और 1947 से ही नहीं, कश्मीर शुरू से ही जब सभ्यता हमारी थी आज़ादी के, वहाँ से जब मुस्लिम डोमिनेंस कम था, बहुत सारे लोग वहाँ के जो मुस्लिम हुए वो हिंदू ही थे, वो एक वहाँ पे इंडियन हिंदू कल्चर था। हिंदुइज़्म में बहुत सारे कल्चर्स हैं और इस्लाम के बहुत सारे फैक्ट्स, क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे फैक्ट्स भी अपनाए गए हैं। तो इस संदर्भ में हमको चीज़ों को, इन 370 के व्यू को मैं देखता हूँ। निसंदेह दवे साहब ने करण ठाकुर साहब के इंटरव्यू में जो बोला, स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इस पे जो जजमेंट में चीज़ें आनी चाहिए तो वो आई कि नहीं है, तो वो हम जज साहब बेंच की विवेक पर भी हम छोड़ते हैं। तो वहीं आप फिर इन दो जजमेंटों के बाद आप ये सब राइट्स पे आइए, ये भी कहीं ना कहीं राइट्स से ही रिलेटेड था, चाहे वर्शिप इत्यादि वो सब कुछ। तो एमईओ के जजमेंट में भी देखा कि जहाँ पे वास्तव में प्रोग्रेस आपको मिलती है, खुदा पे तक पहुँचने का रास्ता एजुकेशन ही है, और वहाँ पर जिन्होंने खुदा मांगा उन्हें खुदा दिया, आप अयोध्या जजमेंट देखिएगा। और जहाँ रास्ता है वो मटेरियल जहाँ पर है और जहाँ प्रोग्रेस होनी है माइनॉरिटी की, तो उसमें पे भी उन्होंने लीगल जितनी बेंच की क्षमता थी, जिसको जस्टिस ढुलिया की बेंच ने 7 जजों की बेंच भेजा था, तो अजीज़ बादशाह का जो जजमेंट है उसको पलटा। और इंडिजिशिया जो है वास्तव में कोर क्या है, शिक्षक कितनी मेहनत करता है, लोग जो लगे थे उस तरफ टिल्ट किया, भी फैसला आया नहीं है। थर्ड जो 3 जज बेंच वो करेगी, तो इस पर आप उन पे छोड़ते हैं। तो जाते जाते सब कुछ बराबर करते गए। और जस्टिस जो होता है ना, वो लॉ पे आधारित होता है, लेकिन लॉ पे भी जहाँ आवश्यकता होती है सेंसस की, देश समाज समय के अनुसार, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम लॉ हमारा है, ऑर्गेनिक लॉ है। और संविधान की जो शक्तियाँ 142 की हर बार बोली ही ना जाएं कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, कई जगह आप उसको फील भी आप कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पर। अब आते हैं
जो सबसे बड़ा जजमेंट जो उन्होंने दिया आज के संदर्भ में, वो मैं देखता हूँ राइट टू प्रॉपर्टी का दिया। जी हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी का इस जजमेंट को आज के संदर्भ में जगना जरूरी है। इसको स्ट्रिक्ट कैपिटलिज्म या मार्केट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट सिस्टम या सोशलिज्म जो दूसरा उसमें नहीं, नेहरू जी के सोशलिज्म में इसको समझने की आवश्यकता है। हमारा सोशलिज्म हमेशा से आज़ादी के समय से था कि प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर दोनों चलेंगे। उस समय रिक्वायरमेंट स्टेट को ज़्यादा थी, स्टेट के पास ही पावर थी और लैंड बहुत भाई रिसोर्सेज कुछ चंद लोगों के पास थे। तो वहाँ पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशलिज्म कम्युनिस्ट दायरे में जाता हुआ दिखता था। लेकिन उस दौरान भी बहुत सारे चीज़ें जो तो फ्री डोमेन पे प्राइवेट लोगों के लिए भी छोड़ी ही गई थी। तो वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है जस्टिस कृष्णा अय्यर के जो माइनॉरिटी जजमेंट था, शायद रंगनाथ मिश्रा जी के उसमें था जजमेंट में। तो वो फिलॉसफी है जिसको बाद में क्या बोलते हैं संजीव कौल साहब के संजीव कौल जजमेंट में हुआ, जिसको मेजॉरिटी व्यू भी रखा गया। लेकिन 91 के आर्थिक सुधार जैसे जैसे हम लोग मजबूत होते गए, जैसे जैसे चीज़ें, तो बहुत सारे प्राइवेट इनिशिएटिव ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए, उसकी इफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए, तो एक बहुत सारी वेल्थ प्राइवेट लोगों ने बनाई और बहुत सारे लोग, चाहे ट्रिकल डाउन इफेक्ट काफ़ी हद तक हुआ भी, बहुत सारे लोग गरीबी से निकले भी, बहुत बड़ा मध्य क्लास डेवलप हुए। ये रियलिटी है, उनकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग जो हैं थर्ड पार्टी की भी ज़मीन पर हैं, जो सरकारी लैंड पे भी नहीं है, उनका घर है, मकान है, द्वार है, सब कुछ है। आज वास्तव में ज़मीन एक स्कार्स रिसोर्स हो गया है और ज़मीन की ज़रूरत जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को भी आन पड़ी है। तो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी को आप देखिए, यहाँ पे देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को, तो बहुत से घर द्वार मकान प्रोजेक्ट्स के जद में आ रहे हैं और उस राइट को कहीं ना कहीं आम आदमियों को राइट्स को आज के संदर्भ में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की आज की परिस्थितियों में, उस सोशलिज्म में कि कॉर्पोरेट बहुत बड़े होते, कुछ कॉर्पोरेट हो गए हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं। ये फैक्ट है, रियलिटी है। और विकास के लिए ज़मीन चाहिए तो चीज़ें सिस्टमाइज्ड वे में हो। हर एक प्राइवेट पार्टी कम्युनिटी की रिसोर्स नहीं हो सकती, भले ही वो क्या बोलते हैं कम्युनिटी अगर एक्वायर कर लिया जाए तो कम्युनिटी के लिए वो बेनिफिट हो सकता है। ये जजमेंट की बॉटम लाइन थी। आपको जस्टिस नागरत्ना जी का जो भी डिसेंटिंग थोड़ा सा दिखता है, लेकिन ज़्यादातर जजमेंट वो कॉन्कुरेंट है। और उन्होंने एलाबोरेट भी किया कि चाहे नेशनलाइजेशन हो, चाहे स्टेट कॉपरेट कोई ऑपरेट कर जाए, या फिर आप क्या बोलते हैं एक्विजिशन, इन तीनों डिवाइसेस में कुछ प्रोसेस फॉलो होते हैं। उन प्रोसेस में एक जो सबसे अहम है एक्विजी, मतलब कंपनसेशन का अगर एक्वायर करते हैं तो फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। टाइटल और पोजीशन भी है, कभी कभी टाइटल पोजीशन भिन्न भिन्न होते हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ सकता है। एक्चुअली में घर के बिना कोई भी अधिकार, आप बहुत सारे अधिकार जो भी हम हमेशा से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है, तो हमारे राइट्स एक्सपैंड करते गए हैं। राइट टू प्राइवेसी यहाँ सबसे अहम एग्जांपल आप देखते हैं, लाइवलीहुड भी आ गया राइट टू 21 के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत भी बहुत सारे राइट जुड़े। लेकिन बिना घर के अधिकार के आप इन अधिकारों की क्या कल्पना कर सकते हैं? कहीं ना कहीं राइट टू हाउसिंग और घर के अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी पर सुनिश्चित कर गए। तो वहीं जो डिसेंटिंग जजमेंट जस्टिस धुलिया का आया, तो वहाँ पर जो फोकस वहाँ पे था कि डेमोक्रेसी और जो वेल्थ का कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं हो सकता चंद लोगों में, तो डिसेंट जजमेंट होते होते भी उन्होंने जो मेन चीज़ कही वो चंद हाथों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ना आ जाए, तो ये वहाँ पे उन्होंने कहा। और उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने जो 5 क्राइटेरिया बताए कि कम्युनिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन ना हो जाए, या स्कार्स रिसोर्स है, या किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसको डिस्ट्रीब्यूट उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका नेचर क्या है, लोकेशन क्या इत्यादि, ये सब लोकेशन तो नहीं, नेचर बोला इत्यादि। तो नेशनलाइजेशन को एक वैलिड क्या बोलते हैं ग्राउंड सभी जजमेंट्स में दिया गया है, नेशनलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका। तो वहाँ पे क्रोनिक कैपिटलिज्म इत्यादि से डील करने के लिए वो भी चीज़ें हैं, लेकिन आम लोगों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी एक अहम रोल इख्तियार करता है। उन लोगों के लिए भी जो थर्ड पार्टी लैंड पर हैं, बेसिकली पोजीशन लंबे समय से एडवर्स पोजीशन का भी आप मान सकते हैं, घर के अधिकार को बचा
ने की तरफ ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो दूसरा यही कि आगे जब आप ड्यू प्रक्रिया के बिना जब आप बुलडोज़र इनजस्टिस या बुलडोज़र आप एक्शन ले लेते हैं और प्रोजेक्ट में हो या कोई केस हो जाए उसके उस पर हो जिस पे अभी जस्टिस गवाई और KVS विश्वनाथन साहब की बेंच गाइडलाइन बना रही है, तो वहीं प्रोजेक्ट रिलेटेड मामलों में जैसा कि बहराइच महाराजगंज से जो आया तो वहाँ पे भी जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने बॉटम लाइन खींच गई। और जब कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो बहुत हद तक बहुत आगे तक करता है। हाँ, उतने लेवल तक वो नहीं गए, लेकिन बहुत फ्रीडम चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने दी, स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को, और गाइडलाइंस भी ये दिया कि वास्तव में एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशंस क्या है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि रोड कितनी है वास्तव में इनिशियली, और फिर आगे कितना क्लेम कर रहे हैं, फिर आगे पार्टी का जवाब इत्यादि भी सुनना पड़ेगा। असहमति हो उसके बाद जो भी ये निर्णय हो वो ड्यू प्रोसेस के साथ एक जजमेंट के बाद ही वो होना चाहिए, क्योंकि अगर घर पे कुठाराघात हो जाता है और ड्यू प्रोसेस के बिना बुलडोजर से, तो बाकी राइट्स फिर कहीं दिखते नहीं है। ये चीफ जस्टिस साहब की फिलॉसफी कहीं ना कहीं दिखी। और आने वाले अभी 11 नवंबर को सुनवाई है बेंच के सामने, जस्टिस गवाई और KVS विश्वनाथन जी की बेंच के सामने। तो ये अब देखते हैं कि चीज़ें कहाँ जाएगी। सबसे अहम जो किसी ने नहीं अभी तक लोगों ने पकड़ा कि चीफ जस्टिस जी साहब के नेतृत्व में, चाहे जस्टिस खन्ना हो, चाहे जस्टिस मनोज मिश्रा, चाहे जस्टिस पादरीवाला साहब हो, सब ने जजमेंट्स बोले, लिखे और अपनी राय व्यक्त की। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां साहब भी, ED की चाहे हो जस्टिस जॉर्ज मसीह साहब, या फिर जस्टिस अभय सिंह ओका साहब का जो जजमेंट अभी आया है, ED की गिरफ्त भी कम हुई। तो यहाँ पर और एक दूसरे में कभी अगर कहीं कमी पाते हैं तो बोला भी जा सकता है। तो एक तरह से सारे जजों को वो ब्रेव भी करते गए अपने लीडरशिप में, माननीय जजों को, और वो खुल के अब बोल रहे हैं और क्रिटिसिज्म भी करते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब के जो शोल्डर है बहुत ब्रॉड थे, बहुत मजबूत थे। मेन चीज़ होती है कि आप पावर के सामने बोल सकें और फैक्ट और सत्य आप बोल सकें, और जब आपको प्रोटेक्शन है, जब आपको संवैधानिक राइट है। और वास्तव में देखा जाए ना तो सरकारें तो 5 सालों के लिए जजमत होता है, प्रसिद्ध नेता जो होते हैं 5 सालों के लिए होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अनुभव हैं, उनके जो लॉन्ग कितने दिन वकालत करते हैं, कितने चीज़ों को देखे रहते हैं, तो उनका जो विजडम होता है ना, वो संविधान सभा ने परख लिया, जानते थे कि एक सरकार नहीं कई सरकारों का विजडम, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भी विजडम, उनकी जो डिबेट्स हैं उनका विजडम, उनकी इंटेंट का विजडम हमारी जुडिशरी रखती है। निसंदेह इसको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि दवे साहब ने, वरिष्ठ अधिवक्ता साहब ने कहा कि जब कोलिजियम रिकमेंडेशन है करती है तो उस पर निर्णय जल्दी होना चाहिए, और अगर फिर से रिकमेंडेशन कर दे तो वहाँ पर फिर तो चीज़ें उसी हिसाब से, उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोलिजियम को स्वयं खुद अपने राइट्स को असर्ट करना पड़ेगा। इस क्रिटिसिज्म को मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, सरकार एक महत्वपूर्ण अंग होती है, आप उसके साथ सामंजस्य के साथ आप चल सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान का डिवीज़न भी देखा, पाकिस्तान में जो धर्म के नाम पर अराजकता और जो ज़मीन के जुड़ा कल्चर है, जब उसको दबाया गया तो भले ही ना, तो उस वहाँ पे भी बांग्लादेश लोगों ने रिएक्ट, ईस्ट पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। इंदिरा गांधी जी की इंटेलिजेंस भूमिका और जनरल मानेक शाह के साथ, और जिस हिसाब से जो ऑपरेशन सर्च लाइट था क्या, तो वहाँ पे जो भी भूमिका निभाई गई तो उसके भी कुछ इफ़ेक्ट्स आए, कुछ जो, और वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान से जो प्रोसिक्यूशन हो भी रहा था तो बहुत सारे लोग आए भी। तो वहाँ पे आसाम एकॉर्ड को जो उन्होंने शायद 70 तक था क्या, ये 73 तक की जो डेट, वहाँ पे बहुत खूबसूरत जजमेंट दिया, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफ्यूजी के प्रति, और जहाँ हमारा खुद का रोल कहीं ना कहीं था जो बहुत बाद में आया या खुल के और आया, और हमने बांग्लादेश का क्रिएशन इंदिरा जी के समय पे हुआ, और अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे आसाम एकॉर्ड को मान्यता दी जो राजीव गांधी जी के समय में दिखा हुआ था। और इससे हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन रेफ्यूजी के विषय में और सिटीजनशिप के विषय में वो बढ़ती एक जिम्मेदार नेशन की तरह। लेकिन भारत में के भी संसाधन असीमित नहीं है, भारत में भी क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी का भी इफ़ेक्ट है, सब कुछ है, ये सब भी तो देखना। ये तो यहाँ पे भी आगे जो और भी
उसके बाद लोग आए तो उसके लिए भी कोर्ट के मॉनिटरिंग में सब कुछ उन्होंने फिर उनकी जांच पड़ताल और उनके वापसी का भी रास्ते की बात चंद्रचूड़ साहब ने अपने जजमेंट में वहाँ पे दी। जजमेंट लॉ से ही नहीं होता है, जजमेंट जो होता है जस्ट रियलिटी से भी होता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस लाइट के थे लेकिन भारी के नहीं होते, 7500 किलोग्राम वाले नहीं, ये रियलिटी थी। और जब आप गाड़ी का मारुति कार चला रहे हैं या छोटा हाथी चला रहे हैं तो कितना फ़र्क आ जाता है। और कहीं कहीं यहाँ पर मानवीय एस्पेक्ट भी देखा जाता है। हो सकता है भी व्हीकल रोड इत्यादि उसी पे कुछ ज़्यादा डिसबैलेंस हो, ये भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने मानवीयता के आधार पर भाई इंश्योरेंस कंपनी से अक्सर बहाना ढूंढती हैं। इसलिए LIC को मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि गवर्नमेंट जब LIC लाइफ इंश्योरेंस करती है ना तो ज़्यादा नहीं देखती है, वो देती है क्लेम। जबकि प्राइवेट सेक्टर में 50 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो लाइट मोटर व्हीकल के एक्ट में जैसा कि मनोज रस्तोगी साहब का मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था, तो जजमेंट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक आस्पेक्ट भी उस मतलब वहाँ उन जजमेंट में मैं देखने में समझता हूँ। तो परीक्षार्थियों के लिए खुशी की बात है। ऐसे ही फोर्थ सेफ्टी के एग्ज़ामिनेशन में मैं यहाँ 2014 की 15 में मैंने बहुत अच्छा पेपर सब कुछ किया था, लेकिन जब इक्विवेलेंट डिग्री की बात आई तो आर्बिट्री वैसे तुम नहीं ये सब होने लगा, नए नए चीज़ें आने लगी। तो उस दिशा में जो आज जो जजमेंट आया कि आप बीच में नियम कानून और चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं, एक बार एडवर्टीजमेंट चालू हो गया तो चंद्रचूड़ साहब ने और उनकी बेंच ने बहुत अच्छा जजमेंट वहाँ पे दिया कि एक बार जब आप एडवर्टीजमेंट दे दिए तो फिर ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको लिखित में वो सब देना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। तो वहीं रिलीजियस फ्रीडम हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ्रीडम आर्टिकल 30 के तहत या मदरसों के विषय में कि ठीक है आपका कल्चर है आप और सेकुलर एजुकेशन भी हो जाए, लेकिन स्टेट के रेगुलेशन के साथ, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादातर वो मुख्य धारा से भटके ना। तो ये भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट। और जस्टिस पाद्रीवाल की इस जजमेंट के समय बहुत अच्छी टिप्पणी आई थी। आप क्यों चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एकदम पार पे हो ना? वहाँ पे बहुत से लोग रिलीजियस एजुकेशन भी चाहते हैं, बहुत से लोग संस्कृत एजुकेशन भी चाहते हैं, गुरुकुल में प्राइमरी पेशी वहाँ भी हो सकती है। लेकिन फिर भी आज की ज़रूरतों में बिना अर्थ कमाए आप क्या बोलते हैं, बिना आप खुद कैपेबल हुए आप निष्पक्ष नॉलेज और व्याख्या इत्यादि आप नहीं कर सकते हैं, वरना हर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, धर्म और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाएगी और फिर व्यापार भी मिक्स हो जाएगा। तो वहाँ पे कैपेबिलिटी, वहाँ रेगुलेशन की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन राइट टू मैल एडमिशन नहीं है। तो यहाँ पे भी मदरसे पे भी जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने जजमेंट बहुत अच्छा सुनाया। और सेकुलरिज्म जो है हमारा डाइवर्सिटी का सेलिब्रेट करने का है उसको, और उसको डाइवर्सिटी को एंजॉय करने का है। अलग अलग फूल हैं, हम गुलिस्ता हमारा है हिंदुस्तान, तो सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी और इसमें यूनिटी देखने का है, उसमें फ्रिक्शन या सब कुछ होमोजीनियस करने का भी नहीं है। बहुत खूबसूरत मुल्क हमारा यह है। यह सब जो भी था मैंने कवर करने की कोशिश की। बहुत चीज़ें क्रिटिकल भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है, होनी भी चाहिए। और कहीं कहीं फिलॉसफिकल अंदाज में जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चलता है ज़मीन पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। बड़े से बड़ा जो कानून है जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है, लेकिन पुलिस के डंडे के बिना वो कभी कभी लागू नहीं होता। कभी कभी ये चीज़ों को भी समझें, कभी कभी टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जी हाँ, एक आध अधिकारियों पे अगर मैं इस बात से भी सहमत हूँ, अगर कुछ टफ एक्शन हो जाए तो बहुत सारे चीज़ें अपने आप लाइन पे भी आ सकती हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी हम अपने टीचर पे नहीं दे सकते। हर एक जो जज होता है, हर एक वो देश समाज से ही आते हैं, उनकी एक अपनी अपब्रिंगिंग होती है, एक फ़िलॉसफी होती है। लेकिन वास्तव में एक दूसरी फ़िलॉसफी भी है। जब महाराष्ट्र की फ़िलॉसफी जहाँ सोशल मूवमेंट्स हैं, ज्योतिबा भाई फुले का मूवमेंट है, एजुकेशनल मूवमेंट है, और जस्टिस गवई भी एक दूसरी स्ट्रीम से आते हैं, बहुत से मेहनत का लोग जिनको न्याय इत्यादि। तो वहाँ पे और रिजिड अप्रोच जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने पूरा स्पेक्ट्रम छोड़ के गए हैं अपनी बेंच में, और सब उभर के आ गए हैं। जस्टिस गवई एक तरफ, जस्टिस नागरत्ना कुलकर्णी
सिजम जस्टिस धुलिया, तो तीसरा जस्टिस संजीव खन्ना जो एकदम कम बोलते हैं लेकिन प्रिसाइज बोलते हैं। तो वहीं हमारे एक शिक्षक सबको ट्रेन करते हुए ले गए हैं। तो दूसरे स्ट्रीम में जस्टिस बेला त्रिवेदी जी हैं, जस्टिस मित्तल साहब हैं, जो और सिस्टमेटिक और लीगलिटी और उस पर इस पे स्टेट ओरिएंटेड व्यू पे भी चलते हैं। हर एक जज की अपनी फ़िलॉसफी होती है और ये सारे कलर्स उभर के सामने आए, सब लोग उभर के अच्छे से दिखे। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ लोगों की उम्मीदें भी रह गई हैं। लेकिन जैसा कि कहा ना कि खुद तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, मणिपुर को खुद तो चीफ जस्टिस नहीं देख सकते हैं, कमीशन बना सकते हैं सब कुछ, लेकिन करना धरना तो नीचे के ऑफिशियल्स को है। इसी तरह और भी जमानत के जो भी इशूज़ हैं, कुछ हैं बड़े छोटे सब कुछ हैं, उनको भी नीचे और हाई कोर्ट के लेवल पे देखना होगा। मेहता साहब के सामने का ही मामला है, जब प्रशांत भूषण साहब का जब आया केस एक मणिपुर से रिलेटेड, तो वास्तव में जो न्याय की पट्टी हटी है ना, अब टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दिखाती भी है और बहुत चीज़ों से जो बेंच है ना वो वाकिफ़ भी होती भी है कि ज़मीन पे आप क्या है, नेता भाषण क्या दे रहे हैं, इंटेंट क्या दे रहे हैं, बोल रहे होते हैं और कर क्या रहे होते हैं और कोर्ट में क्या बताया। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब पेनेट्रेट हो गई है। तो न्याय की पट्टी जो वहाँ से हटी वो ये शो करता है कि बहुत चीज़ें कोर्टें अब देख रही है और महसूस कर रही है, लेकिन जो भी उसको फैसला करना है उस संविधान के दायरे में ही करना है। उम्मीद है ये एपिसोड, हाँ उन्होंने जो अपने पैतृक गांव में बोल दिया था कि हाँ मैंने भगवान से पूछा क्या है इस चीज़, तो जैसा कि उसका जवाब कहीं ना कहीं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो माननीय जज साहब हैं रेखा शर्मा जी, उन्होंने दे दिया। क्या जस्टिस चंद्रचूड़, इस बात को प्रश्न देखना पड़ेगा, क्या उसी गॉड की बात कर रही थी? गॉड में भी वेरिएशन है और जो लीगल गॉड की बात है वो पार्टी है, क्या वो दूसरे रूप में वहाँ चंद्रचूड़ साहब नहीं वो बोल रहे थे? एक शिक्षक है, वो जब अपने लोगों से बात कर रहा होता है तो बहुत चीज़ें जो होती हैं दिल से भी निकलती हैं, लेकिन फेथ है तो उन्होंने छुपाया नहीं। और अगर स्ट्रिक्ट लीगल सेंस की बात करें तो गवई साहब भी हैं, तो हर एक देश समाज से ही लोग चीज़ें समझते हैं, किसी पे कोई बंदिश नहीं है। बहुत चीज़ें बहुत तरह से आपको देखनी पड़ेगी, बहुत नज़रियों से आपको देखनी चाहेंगी। वो इसका जिक्र भी ना करते, लेकिन उनको तो टेस्ट करना था। जब उनको टेस्ट करने लगे, जब वो पूजा अर्चना या जब उनकी फ़ोटोग्राफ्स आने लगी, कोई क्रेडिट उठाने लेने के चक्कर में ये सब चला हो गया। उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो कोई कैमरा नहीं लगवाया था। तो कोई अपनी लेगेसी पे किसी को हावी भी तो नहीं होने देगा। जजमेंट जो है फिलॉसफिकल अंदाज और चीज़ें वो हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस वहाँ पे थोड़ा सा कंजूस है, अपनी लेगेसी को दूसरे को नहीं जाने दे सकते हैं। और जिसने मेहनत की है इतने दिन, उसका हक है राइट टू प्राइवेसी ही नहीं, उसका हक है अपनी पूंजी का, इस लेगेसी का। और इस लेगेसी ये है जस्टिस चंद्रचूड़ की ग्रेट लेगेसी। और कपिल सिब्बल साहब ने अंत में बोला भी, हम चाहे राजी हों या ना राजी हों, लेकिन कोई दूसरा नहीं हो सकता जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के सिवा। अंत में एक गाना वो उसको पूरा कर देते हैं। लिखोगे जो तुम वो तकदीरे मुल्क होगा, तुम हर किसी में हो क्या, ऐसा कुछ गाना बनाया था गाने। अब इसमें अंतिम लाइनें और जोड़ देता हूँ। अंतिम स्याही आखिरी पन्ना है और वो पलट दिया गया। जिन्होंने मांगा खुदा खुदा लिख दिया, राहे खुदा में भी लोग थे, उन्हें तालीम का हक दिया। जाते जाते जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने सब बराबर कर गए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छे से अच्छी बढ़िया लैंग्वेज में बोलने की कोशिश की, जैसा कि अमरीश कुमार जी बोलते हैं, और ये उस लैंग्वेज में। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।